Hello everyone. Today we will start electric energy and power topic. So first we get started with electric energy. So let us consider a conductor having length L and it is connected with a battery of V volt. V is the potential difference of this battery. Okay, this is positive terminal and this is negative terminal, and the current flowing through this conductor is from positive potential to negative potential, means positive terminal from positive terminal to negative terminal. Okay, सो हम सबको पता है कि कंडक्टर्स में किसका प्रेजेंस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है इन द अब्सेंस ऑफ बैटरी. जब वहाँ पे बैटरी नहीं लगाई होती तो उस केस में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली मोशन करते हैं. रेंडमली मोशन करने की वजह से उनका जो नेट करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. सो अगर हमें उस कंडक्टर पे कोई करंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना होगा, जो कि हम किसकी हेल्प के थ्रू करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू, जो कि यहाँ पे मैंने क्या ले रखी है, बैटरी. तो बैटरी एक तरीके से यहाँ पे ड्राइवर का काम करती है. ड्राइवर जैसे आपने देखा होगा, बिना ड्राइवर के बस नहीं चलेगी आगे. ठीक है, जो उसे चलाने का काम करता है वो मेन ड्राइवर ही होता है. तो ऐसे ही किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हमें यहाँ पे करंट फ्लो करवानी है उस केस में, या फिर चार्ज को फ्लो करवाना है तो उस केस के लिए हमें वहाँ पे एक ड्राइवर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे ड्राइवर की तरह कौन काम करेगा, बैटरी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, बात ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है बहुत बच्चों को कि क्या बैटरी यहाँ पे क्या चार्ज को प्रोड्यूस कर रही है, कि वो यहाँ से चार्ज भेज के फिर इधर की तरफ से ये यहाँ से चार्ज को फ्लो करवा रही है. इट मीन्स कि चार्ज क्या यही बैटरी प्रोड्यूस कर रही है. सो आपको एक चीज़ बता दें, बैटरी कभी भी चार्जेस प्रोड्यूस नहीं करती है, बिकॉज चार्जेस ऑलवेज इस पर्टिकुलर कंडक्टर में तो ऑलरेडी होते हैं. ठीक है, लेकिन बैटरी का काम क्या होता है, सिर्फ ये क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी. या फिर हम बोल सकते हैं बैटरी यहाँ पे किसका काम करता है, यहाँ पे वर्क डन का काम करता है. बैटरी यहाँ पे वर्क डन का काम करती है. अब कैसे वर्क डन करती है, वर्क डन का काम कैसे, कि जैसे ही हमने बैटरी यहाँ पे लगाई इस कंडक्टर के अक्रॉस तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, फॉर एग्जांपल ये बैटरी है यहाँ पे 12 वोल्ट की. ओके, 12 वोल्ट की बैटरी है और आपको पता है बैटरी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है. तो इट मीन्स कि पॉजिटिव साइड कितना पोटेंशियल होगा, प्लस 12 वोल्ट, एंड नेगेटिव साइड कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, माइनस का 12 वोल्ट. तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर हम देखें तो ये हाई पोटेंशियल है, और ये कैसा पोटेंशियल, माइनस का 12 क्या होती है वैल्यू, लो होती है, तो लो पोटेंशियल है. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हाई और लो मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है. जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो आपको पता है वहाँ पे किस चीज़ का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है. और हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर्स में कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि रेंडमली मूव कर रहे हैं. उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं है, उनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो नहीं है. तो उस केस के लिए जब हम यहाँ पे एक पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं तो इसमें प्रेजेंस ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हैं, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल उसे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है. जो भी ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं एक ही डायरेक्शन में करते हैं. तो जब एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो इट मीन्स कि इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स पे किसी ने क्या किया है, वर्क डन किया है. वर्क डन ही तो किया है. तो जब वर्क डन किया है तो वो वर्क डन कौन कर रहा है, ये बैटरी कर रही है. ठीक है, और यही वर्क डन जो इस पर्टिकुलर चार्जेस पे हो रहा है एक पर्टिकुलर टर्मिनल से दूसरे पर्टिकुलर टर्मिनल तक जाने के लिए, तो वो वर्क डन वहाँ पे कहलाया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली क्या हुआ, द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फॉर अ गिवन टाइम.
ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे बैटरी यहाँ पे क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई करा रही है चार्जेस को, या फिर एक वर्क डन कर रही है इन चार्जेस पे, ताकि इस पूरे के पूरे सर्किट में क्या फ्लो हो पाए, करंट फ्लो हो पाए। तो ये होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्चुअली क्या है, एक वर्क डन ही है। वर्क डन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं। और आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है वर्क डन का, फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था आपने, W इज इक्वल्स टू VQ। याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था वहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस केस में अगर हम W का फॉर्मूला निकालें तो क्या निकल के आएगा, V × Q। ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो Q का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला, सबसे पहले तो करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है। तो Q का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, I × T। सो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V एज इट इज़, Q की जगह क्या आ जाएगा, I × T। और इस W की जगह आप E भी लिख सकते हैं। E मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR पुट कर दूँ, यहाँ पे V है, इसकी जगह IR पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला वो क्या निकल के आएगा, तो IR होगा और I पहले से एक और है, तो I² R × T। ये सेकेंड फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला भी होता है। थर्ड फॉर्मूला क्या है कि अगर हमने यहाँ पे अगेन फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ अगर मैं यहाँ पे I का फॉर्मूला निकालूँ, I का फॉर्मूला क्या होगा, V/R होगा। ठीक है। तो V/R अगर मैंने यहाँ पे रख दिया I की जगह, E इज इक्वल्स टू स्क्वायर है तो V² अपॉन R² R × T। एक R से एक R कट हो जाएगा और E का एक थर्ड फॉर्मूला निकल के आएगा, V² अपॉन R × T। So these are the formulas of electric energy supplied by external energy source of battery। ठीक है। अब इसी के जस्ट बाद अब यहाँ पे हम अगर देखें एनर्जी की आपको पता ही है, या वर्क डन की आपको पता ही है, SI यूनिट क्या होती है। तो वर्क डन की यहाँ पे SI यूनिट क्या होगी, जूल, J से इंडिकेट कराता है। ओके। नाउ नेक्स्ट आता है व्हाट इज पावर। अब जब हम यहाँ पे बात करें एनर्जी हमें पता चल गई कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है इस इलेक्ट्रिक चार्ज पे, या एनर्जी सप्लाई हो रही है जिससे ये चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो वो वर्क डन क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर क्या हुआ, द रेट ऑफ वर्क डन। द रेट ऑफ वर्क डन मीन्स कि पर यूनिट टाइम के हिसाब से ये जो हमारे पास एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है वो कितना उस चार्ज पे वर्क डन कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी पावर। मतलब अगर हम एनर्जी को पर यूनिट टाइम के हिसाब से निकालें तो वो क्या कहलाई जाती है, पावर कहलाई जाती है। ठीक है। तो अगर हमने एनर्जी पर यूनिट टाइम लिया है तो वो क्या होगा, वहाँ पे पावर होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया गया कि जो पावर है इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो कैसा होगा। ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, समझ लीजिए आपको दो अप्लायंसेस दे रखे हैं। ठीक है। इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने, SI यूनिट जूल बताई थी। ठीक है जी। पावर की जो SI यूनिट होती है वो वॉट होती है, W, ये याद रखना आपको। ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट होती है वॉट। अब ना उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि पावर की एक मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैंने दो यहाँ पे अप्लायंसेस ले रखे हैं, दोनों की जो पावर्स हैं, P1 जो है फर्स्ट वाले अप्लायंस की पावर है वो मैंने ले रखा है यहाँ पे 10 वॉट, और सेकेंड वाले जो अप्लायंस है उसकी पावर मैंने ले रखी है 20 वॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या है, पावर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी सोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, पावर। और अगर मैं यहीं से निकालूँ इसके एक और यहाँ पे SI यूनिट निकालूँ तो क्या निकल के आएगी, एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकंड में, तो अपॉन में है तो पर सेकंड, जूल पर सेकंड। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर ऐसे रहेगा। ठीक है, जूल पर सेकंड। तो इट मीन्स कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकंड के हिसाब से फ्लो हो रही है उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसकी पावर। तो 10 वॉट का मतलब क्या हो, मतलब 1 वॉट इज इक्वल्स टू क्या है, 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है। 1 वॉट का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर जो हमारे पास एक्सटर्नल बैटरी सोर्स है या जो अप्लायंस है उसके थ्रू जो हमारे पास एनर्जी है 1 सेकेंड में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो हो रही है, 1 जूल एनर्जी फ्लो हो रही है। तो 10 वॉट का मतलब क्या होगा,
10 वाट का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है वो उस पर्टिकुलर अप्लायंस के थ्रू, जो पर्टिकुलर अप्लायंस है उसके थ्रू कितनी एनर्जी पास होगी, 1 सेकेंड के हिसाब से 10 जूल एनर्जी पास होगी। और सेकेंड अप्लायंस से 1 सेकेंड के हिसाब से कितनी एनर्जी पास होगी, 20 जूल पास होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे पास हो रही है, सेकंड वाले से। तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, सेकंड वाले अप्लायंस की। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे पर सेकंड के हिसाब से देखते हैं, 1 सेकंड के हिसाब से, कि 1 सेकंड के हिसाब से कि वहाँ पे जो अप्लायंस है वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे क्या कर रहा है, ले रहा है उस एक्सटर्नल बैटरी सोर्स के थ्रू। तो वही क्या कहलाया जाता है, पावर कहलाया जाता है। ठीक है, तो पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम सप्लाइड बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। तो क्या होता है हमारे पास, पावर, और इसकी यूनिट वॉट है। 1 वाट इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब आती है इसकी जो डेफिनेशन तो हमने देख लिया। फॉर्मूले कैसे पढ़ने हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमने 3 फॉर्मूले निकाले थे। पहला फॉर्मूला क्या था, VIT। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, याद करिए इसमें जो इससे पहले कराया था, I²RT। थर्ड फॉर्मूला क्या था उसमें, V²/R/T। P का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, जो E का फॉर्मूला है उसमें अपॉन T करा दीजिए। अगर मैं अपॉन T कराती हूँ, एक तो फॉर्मूला बाय डेफिनेशन ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर मैं अपॉन T कराती हूँ तो इसका T कैंसिल हो जाएगा, तो VI आएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, इससे भी T हटा दीजिए, I² R आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्थ फॉर्मूला लिखेंगे तो P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V²/R। तो ये हो गए हमारे पास पावर के फॉर्मूले। ये न्यूमेरिकल्स में करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले, आपको याद करने पड़ेंगे कि न्यूमेरिकल्स में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ दे रखी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो इन फॉर्मूलेज को याद करके हमें पता लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे रहते हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक मीटर्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या मेजर करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रिक जो मीटर्स हैं वो एक्चुअली क्या मेजर कर रहे हैं, वहाँ पे करंट को मेजर कर रहे हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं, कि वो चार्जेस को मेजर कर रहे हैं, कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दी जाती है कि जो भी आपके घरों में इलेक्ट्रिकल मीटर लगे रहते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे रहते हैं, वो किसको मेजर करते हैं, इट मेजर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये आपके घरों में जो अप्लायंसेस हैं कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यूज़ कर रहे हैं वो उनको मेजर करते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे अगर कोई रीडिंग लेने वाले कोई पर्सन आते हैं आपके घर में इलेक्ट्रिक मीटर के थ्रू, तो वो क्या देखते हैं वहाँ पे, वो यूनिट्स देखते हैं, एंड यूनिट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि आपका बिल कितना बैठा है, तो यूनिट हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मेज़र कर रहा है तो वो किस यूनिट में मेजर करता है, SI यूनिट, मतलब यहाँ पे मैं SI यूनिट की बात कर रही हूँ। तो आप ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक मीटर जो भी हमारे पास वैल्यू देता है तो वो देता है किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर में, ठीक है। ये है हमारे पास किलोवाट आवर। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि प्रैक्टिकल फॉर्म में जो आपके घरों में प्रैक्टिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो प्रैक्टिकली कौन सी ऐसी यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो वो कौन सी है, किलोवाट आवर। ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो यूनिट बोली जाती है कि 2 यूनिट के हिसाब से बिल कितना आएगा, 3 यूनिट के हिसाब से, 4 यूनिट के हिसाब से, या किसी की 100 यूनिट या 200, 250 ऐसी यूनिट्स बढ़ जाती है। तो यूनिट क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 1 यूनिट। अगर किसी के घर में यूनिट कितनी आ रही है, कितने यूनिट मेजर करके आई है वहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक मीटर में देखा हमने 20 समझ लीजिए 20 यूनिट्स आई है, तो 20 यूनिट्स का मतलब उसके घर में जितने भी अप्लायंसेज है उसने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 20 किलोवाट आवर एनर्जी यूज़ करी होगी, ठीक है। मतलब 1 आवर में 20 किलोवाट वहाँ पे उसने क्या करी होगी, वहाँ पे एनर्जी यूज़ करी होगी। तो ये 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रैक्टिकल SI यूनिट क्या है, किलोवाट आवर है, ठीक है।
और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? प्रैक्टिकल यूनिट तो ये है, दिस इज प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकली हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? किलोवाट आवर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है एक्चुअल में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जूल। तो अगर आपको बोल दिया गया है कि किलोवाट आवर को उसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहीं पे सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। 1 किलोवाट आवर। और आपको ये भी याद रखना है यहाँ पे क्या चीज़, कि जो भी हमारे पास वॉट सेकेंड, जैसे अभी मैंने पावर का फॉर्मूला निकाला था ना, पावर का फॉर्मूला क्या था? P = W/T, ठीक है। तो ऐसे बताया था ना, 1 वॉट = 1 जूल पर सेकेंड, या फिर अपॉन में सेकेंड लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे 1 जूल का फॉर्मूला निकालना है, इससे 1 जूल की यूनिट निकालनी, तो क्या आ जाएगा? वॉट सेकेंड होगी ना, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। 1 जूल = वॉट इंटू सेकेंड होती है। तो 1 किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, तो किलो, 1 किलो मीन्स 1 किलोवाट मीन्स 1000 वॉट, ठीक है। मल्टीप्लाई आवर्स, आर है तो इसको हमें सेकंड में चेंज करना है। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 × 60 सेकंड्स भी लिख देंगे, ठीक है। अब अगर मुझे इसको पूरे को कैलकुलेट करना है तो 6 × 6 कितना होगा? 36, और 10 टू द पावर कितनी बन रही? 1 2 zeros काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5। और वॉट सेकेंड, और आपको पता है वॉट सेकेंड किसके इक्वल होता है? जूल के। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, वॉट सेकेंड की जगह जूल। अब इसको मुझे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि एक नंबर के बाद आता है यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 3.6 बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी करा दूँगी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो डिवाइड वाला है वो उसका डेसिमल बन जाएगा, तो क्या होगा? 3.6। और जो ये एक एक्स्ट्रा 10 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके कितना बना देगा? 10 टू द पावर, अब पावर्स तो ऐड हो जाएंगी ना, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? 3.6 × 10 टू द पावर 6 जूल। और इसको सिर्फ प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी ही नहीं बोलते, किलोवाट आवर नहीं, इसका एक और नाम होता है BOT, बॉट। अब इसकी भी फुल फॉर्म होती है, इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो कभी आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज़ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो क्या आएगा? किलोवाट आवर। अगर आपसे पूछ लिया गया व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो भी क्या आएगा? किलोवाट आवर आएगा, ओके। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, जो कि किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में लेके आई, ठीक है, और वो मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट पे लगाया। अब जो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है वो समझ लीजिए 220 वोल्ट का है, बट जो वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है वो 220 वोल्ट का से नहीं ऑपरेट होता, वो 200 वोल्ट से ऑपरेट होता है, ओके। तो उस केस के लिए हम वहाँ पे क्या करेंगे? एक उसके सीरीज़ में हमने एक रजिस्टर जोड़ देना है। जो रजिस्टर वहाँ पे क्या करेगा? जो भी बचा हुआ 20 वोल्ट है उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी का 200 बचेगा वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस को दे देगा। तो कहीं कहीं पे किसी एक इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस में एक ऑपरेटिंग वोल्टेज फ्लो हो, उसको प्रॉपरली वहाँ पे बिना डैमेज के ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर्स अप्लाई करते हैं, रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कहीं पे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर्स। अब ये रजिस्टर्स कितने टाइप, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन एक यहाँ पे है कार्बन रजिस्टर। ये कार्बन रजिस्टर बहुत ही स्मॉल होता है, और ये क्या है कि एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर के ऑल अराउंड हमने क्या कर रखा है? कार्बन की फिलिंग करी हुई रहती है। अब वो फिलिंग इस टाइप से रहती है कि जो उसका रेशियो निकल के आता है, जो भी हमने उसके अंदर फिलिंग करी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है। तो उसके अंदर जो फिलिंग है वो कैसी है? इंसुलेटर फॉर्म में कर रखी है, जो डिफरेंट प्रोपोर्शन फॉर्म में है, और उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर वहाँ पे रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कार्बन रजिस्टर।
अब बात आती है कि अगर आप दुकान में जाते हैं कार्बन रजिस्टर्स को लेने के लिए, तो उस केस में डिफरेंट वैल्यू, जैसा आपको 100 ओम का लेके आना है या 20 ओम का लेके आना है, डिफरेंट टाइप की वैल्यू का अगर आपको रजिस्टर लेके आना है तो उसके लिए आपको दुकानदार को बोलना पड़ता है। अब वो दुकानदार वहाँ पे क्या उस कार्बन को निकाल के देखेगा कि कितना ओम का रजिस्टर है? नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें एक कलर कोडिंग रहती है, कलर बैंड्स रहते हैं, ठीक है। उस रजिस्टर में एक कलर, मैंने एक यहाँ पे रफ डायग्राम बना रखा है, ये है हमारे पास कार्बन रजिस्टर। तो उसमें क्या होता है, बैंड्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रखे हैं आपको कितने बैंड्स हैं, ABCD 4 बैंड्स हैं, ठीक है। 4 कलर बैंड्स होते हैं जिसको हम रीड करके पता लगा सकते हैं कि उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने ABC तो एक जैसा बना रखा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ABC जो हमारे पास बैंड है उनके कलर जितने भी कॉम्बिनेशन बैठेंगे उसका चार्ट मैंने अलग से बना रखा है, ये भी समझाऊंगी मैं कैसा है। और जो D बैंड है, D बैंड थोड़ा डिफरेंट है, D बैंड के कलर अलग होते हैं। ये D बैंड इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अब देखिए अगर हम कोई रजिस्टर लेंगे तो रजिस्टर के केस में क्या होता है, हमें क्या पता कि हमें इधर से देखना है कि इधर से A बैंड कौन सा है, D बैंड कौन सा है, तो हमें उसका ये नहीं पता रहता है कि हमें इधर से देखना होता है A बैंड कि इधर से देखना होता है। तो उसको एक पर्टिकुलर अलग से ही एक चार्ट प्रोवाइड करा रखा है, तो इसीलिए D बैंड क्या है, एक डिफरेंट कलर है और उसी के अकॉर्डिंग हम पहचान पाएंगे कि A बैंड कौन सा होगा और उसमें D बैंड कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्चुअली जो कार्बन रजिस्टर है एक्चुअली दिखता कैसे है। तो ये है हमारे पास कुछ कार्बन रजिस्टर्स, ये 2 मैंने यहाँ पे कार्बन रजिस्टर्स आपको दिखा रही हूँ मैं। तो इसमें आपको दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे इसमें कुछ बैंड्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें अपनी आईसाइट तेज करके अच्छे से कलर्स ऑफ दैट बैंड को पहचानना है, ठीक है। और उस कलर के अकॉर्डिंग हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेक्निक समझते हैं, इसकी टेबल समझते हैं, दैन उसके बाद हम एक एक करके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल समझ लीजिए। टेबल के लिए मैंने बताया था कि ABC बैंड के जितने भी कलर्स होंगे वो इस पर्टिकुलर टेबल के अकॉर्डिंग हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने कलर होते हैं, ABC बैंड में कितने कलर्स हो सकते हैं, कोई से भी जो कॉम्बिनेशन है वो टोटल 10 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये आपको कैसे याद रहेंगे सीक्वेंस वाइज, तो आपको जैसे आप छोटे में पोएम याद कर देते हो वैसे ही इसमें भी आपको पोएम याद करनी है। पोएम ये है B.B. रॉय, B.B. रॉय, R.O.Y, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि आपको टेबल ही फॉर्म करनी है, आप अपनी उंगलियों में भी जो ये लकीरें बनी रहती है इसमें भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। कैसे, B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो जहाँ पे 10 लाइन्स आएगी उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, वैसे फिंगर्स में भी कर सकते हैं आप। तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक पहली फिंगर में कौन सा कलर आ रहा है, सेकंड फिंगर में कैसे। तो पहले B का मतलब यहाँ पे क्या, हम डार्क कलर से स्टार्ट करें, ठीक है। पहले B का मतलब कौन सा कलर है, ब्लैक। सेकंड B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो। रॉय में 3 कलर आ रहे हैं, ठीक है। ग्रेट, ये ग्रेट पूरा है तो ग्रेट G मतलब ग्रीन, ठीक है। ब्रिटेन, B का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ब्लू। ब्लैक मत आपको ये ऐसे याद रखना है, डार्क से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वेरी, V का मतलब यहाँ पे क्या होगा, वायलेट। गुड, अब देखो यहाँ पे 2 बार G आ गया है तो याद रखना पहले G में ग्रीन है, इसमें कंफ्यूज मत होना, पहले G में ग्रीन है क्योंकि देखो ग्रेट हो रहा है ना, GR आ रहा है तो R मतलब ग्रीन। और गुड एक और अगर हमें G से कलर याद करना तो क्या हो सकता है, ग्रे, ठीक है। और लास्ट में वाइफ, W से तो आपको पता ही क्या होगा, वाइट ही होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 10 कलर्स हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। B.B. रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ऐसे करके आपको याद करना है। अब
आपको याद रखना है कि इनके फिगर्स नंबर्स क्या होंगे, तो फिगर्स बोल रहा है मैंने, ठीक है। नंबर जो आपको यहाँ पे काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं। तो 0 से लेकर 0 1 2 3 इनके अलग अलग अपने क्या दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 है तो 0 से लेकर 9 तक होगी नंबरिंग। मल्टीप्लायर्स 10 टू द पावर्स होती है, तो मल्टीप्लायर्स याद रखना है 10 टू द पावर वही होगी जो इनकी फिगर्स होंगी। जैसे यहाँ पे 0 है तो 10 पावर 0, इसका क्या होगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, अप टू कहाँ तक 10 की पावर 9। तो जब आप इसे फिंगर्स में करेंगे कि बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से करेंगे फिंगर्स की फॉर्म में, तो आपको नंबर्स ऐसे याद रखना है, अंगूठे में 0 देना है, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे करके। और जब आपको 0 1 2 3 याद रहेगा तो उसका मल्टीप्लायर भी याद रहेगा। जैसे कि सेकंड वाले में क्या आएगा, 1 आएगा, तो आपको याद रहेगा कि 10 टू दी पावर क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा मल्टीप्लायर, ठीक है। तो ABC बैंड के कलर्स को इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। डी बैंड जो मैंने बताया था, डी बैंड, अब ये डी बैंड एक्चुअली क्या बताता है, वो यहाँ पे टॉलरेंस को बताता है। जैसे कि आपने 11th क्लास में देखा होगा, प्लस माइनस करके एक एरर आता था लिखा हुआ उसमें, परसेंटेज एरर, कि इससे ऊपर नीचे यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, कि कितना अमाउंट ऑफ ये रेजिस्टेंस वहाँ पे अप्लाई कर सकता है इसके अकॉर्डिंग, प्लस माइनस करके। तो ये एक तरीके से टॉलरेंस को बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ ये रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है उसके ही लिमिट्स में। तो अगर हम देखें तो गोल्ड, अगर गोल्ड होगा, ये 3 कलर्स याद रखना है, डी बैंड में 3 कलर्स आते हैं। पहला कौन सा है, गोल्ड, ऑर्नामेंट से याद रखना, ऑर्नामेंट्स कौन कौन से, गोल्ड और एक सिल्वर, और तीसरा नो कलर, ठीक है। अगर डी बैंड वहाँ पे है ही नहीं तो इट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, ये नो कलर है, ठीक है। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर के लिए टॉलरेंस होता है 10%, नो कलर के लिए होता है 20%, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जो जितना ज़्यादा महंगा उसकी टॉलरेंस उतनी कम। तो गोल्ड के लिए 5, सिल्वर के लिए 10, नो कलर के लिए 20%। अब इसे कैसे अरेंज करना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे देते हैं, तो मैं इसे हटा रही हूँ। ABC बैंड, डी बैंड आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे याद रखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ AB प्लस माइनस AB मल्टीप्लाई C प्लस माइनस D, यहाँ पे ओम भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये ओम आ जाएगा। तो ए बैंड का क्या होगा, देखिए ABCD आ रहा है। अब इसमें ऐसे याद रखना है, ए का क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे फिगर लिख रही हूँ डायरेक्ट में, फिगर। बी बैंड का भी फिगर। सी बैंड का देखो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से याद रखना, मल्टीप्लायर मतलब 10 टू दी पावर, मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे सी बैंड का। और प्लस माइनस डी मतलब डी का तो वही आएगा जो टॉलरेंस होता ही है, जो हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे ए बैंड का समझ लीजिए, ए बैंड में कौन है, यहाँ पे ब्राउन है। ए बैंड कैसा कलर का, ब्राउन, तो फिगर क्या आएगा वहाँ पे 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 कलर्स के एग्जाम्पल ले रही हूँ ABCD बैंड के। तो पहला कलर ले लेते हैं रेड, दूसरा बैंड का कलर ले लेते हैं ब्राउन, थर्ड वाले का ले लेते हैं ग्रीन, और डी बैंड तो आपको पता है इन तीनों में से एक होगा, तो सिल्वर, ठीक है। इसकी कलर कोडिंग के हिसाब से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू देनी है। तो ए बैंड कौन सा है, रेड, उसका क्या आएगा, फिगर मतलब अब रेड का ढूंढो, रेड का फिगर क्या है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, R = 2। बी बैंड में कौन सा कलर है, ब्राउन का फिगर ही लिखना है, देखिए फिगर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ब्राउन का फिगर क्या है 1, तो यहाँ पे 1। अब इसका मतलब ये नहीं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 8 जैसे हम बोलते हैं ना 1 और 1 11, तो वही चीज़ करनी है यहाँ पे, ठीक है। 1 × 1 1 नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है 1 और 1 11 करना है। जैसे ये 2 इसका सिग्निफिकेंट फिगर इसका 1, तो 2 × 1 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे इन दोनों के फिगर क्या कर देना, कंबाइन कर देना, 1 और 1 11 की तरह, ठीक है। तो 2 और 1, बीच में किसका साइन लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। सी बैंड कौन सा है, ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर में अगर हम देखें तो मल्टीप्लायर यूज़ करना है, ग्रीन कलर का मल्टीप्लायर क्या है 10 टू दी पावर 5, फिर प्लस माइनस। डी बैंड कौन सा है, सिल्वर कलर का, तो सिल्वर कलर के लिए क्या है टॉलरेंस 10%। तो रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया 21 × 10⁵ ओम प्लस माइनस 10%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ, जो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, ये कलर कोड के लिए हमने एक रजिस्टर ले रखा है। तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका जो पहला कलर है वो क्या है, येलो है, पहला कलर है येलो। सेकंड कलर, ए बैंड है येलो, बी बैंड है इसका वायलेट,
सी बैंड है इसका रेड, आप मुझसे पहले भी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और डी बैंड है इसका गोल्ड। तो फटाफट से आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इन बैंड्स का। तो येलो का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, 2 बैंड्स के सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। येलो का सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो 4, देन वायलेट का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 7, मल्टीप्लाई सी बैंड का रेड का मल्टीप्लायर, तो रेड का मल्टीप्लायर कितना है 10⁻²। डी बैंड का टॉलरेंस आएगा प्लस माइनस करके, डी बैंड है गोल्ड मतलब टॉलरेंस कितना है 5%, और यहाँ पे ओम लग जाएगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इज 47 × 10⁻² ओम प्लस माइनस 5%। तो इस तरीके से आप कलर कोडिंग ईजिली कर सकते हैं और किसी भी रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट मेथड टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए कलर्ड कार्बन रजिस्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हमें 2 कॉम्बिनेशन पढ़ना है, रजिस्टर इन सीरीज एंड सेकेंड वन रजिस्टर्स इन पैरेलल, जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। और आपको उससे पहले लेक्चर्स में मैंने बता रखा है, अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन ले तो उसमें करंट सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है, डिफरेंट होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है एंड करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डिफरेंट होता है करंट। ठीक है, तो जो चीज़ डिफरेंट है उसको लेके हम करेंगे, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद रखना है ओम्स लॉ का। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस PD, V = फॉर्मूला आपको पता है V1 + V2 + V3, टोटल 3 रजिस्टर्स हैं तो V1 + V2 + V3। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता है V = क्या होता है IR। V1 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट तो देखो तीनों में सेम है, तो करंट तो I आएगी, रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू R1। V2 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे करंट सेम है I और रेजिस्टेंस है R2। V3 का फॉर्मूला करंट सेम है, रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे R3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, IR = IR1 + IR2 + IR3। राइट हैंड साइड में कॉमन आ रहा है I, तो I कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा R1 + R2 + R3, I से I कट, और R का फॉर्मूला आ गया फॉर सीरीज़ के लिए, हमारे पास आ गया R1 + R2 + R3। और आपको पता है जब भी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरीके से आता है, सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में प्लस हो जाती है, तो इट मीन्स कि उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर आपसे पूछ लिया कि कौन से कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो किस में होती है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस = द सम ऑफ ऑल दी कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टर्स इन पैरेलल के लिए देखूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंट क्या है, करंट। तो टोटल करंट निकालते हैं, टोटल करंट I कितने पार्ट में बट रही है, 3, I1 + I2 + I3। फॉर्मूला इसी के हिसाब से यहाँ पे लिख देते हैं, I की जगह फ्रॉम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V/R। I1 अगर मैं निकालूँ तो आपको पता है तीनों में पोटेंशियल सेम है, तो V तो रहेगा सेम और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1। I2 की जगह V/R2, और I3 की जगह क्या होगा, V/R3। ये 4 की 4 वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो I की जगह V/R = I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2, I3 की जगह V/R3। राइट हैंड साइड में कॉमन आ रहा है V, अंदर बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो अगर मैं यहाँ से V कट कर दूँ तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू का जो फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला है वो आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। तो इट मीन्स अगर आपसे पूछ लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछ लिया गया कि किस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो उस केस में हम किस में आंसर क्या लिखेंगे, आंसर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है।